सिर्फ 20 लोगों की एक छोटी लेकिन बेहद प्रोफेशनल टीम। उन्होंने बैंक के पास की सीवर लाइन से 8 मीटर लंबी एक सुरंग खोद डाली जो सीधे बैंक के वॉल्ट के नीचे पहुंचती थी। उन्होंने चुरा लिए 46 मिलियन फ्रैंक, जो करीब 210 करोड़ रुपए के बराबर थे। लेकिन इन 20 लोगों में से सिर्फ 6 ही पकड़े गए और 95% चोरी का पैसा कभी बरामद ही नहीं हुआ। स्वागत है MRHBB की डार्क इन्वेस्टिगेशन में। यह है 1976 की फ्रांस के सोसाइटी जनरल बैंक नीस वॉल्ट डकैती की कहानी। इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था एल्बर्ट स्पैगियारी, जो पहले फ्रांस के एक गुप्त उग्रवादी संगठन का सदस्य रह चुका था। उसे विस्फोटक, सिविल इंजीनियरिंग और इंटेलिजेंस ऑन इम्प्रेशन का गहरा ज्ञान था। 1976 में 44 साल का अल्बर्ट नीस शहर में रहता था। वह एक फोटोग्राफी स्टूडियो चलाता था। उसके पास परिवार था, बिजनेस था और एक आरामदायक मिडिल क्लास जिंदगी थी। लेकिन वह इस जिंदगी से बोर हो चुका था। उसे अपने पुराने अपराधों का रोमांच याद आता था। उसे तेज रफ्तार और खतरे पसंद थे और उन कामों का जुनून जो नामुमकिन लगते थे। एक दिन एल्बर्ट को एक दिलचस्प जानकारी मिली। नीस शहर की सीवर लाइन बैंक के वॉल्ट के बेहद करीब से गुजरती है। यह बैंक मेडिसिन एवेन्यू पर स्थित था। इसके वॉल्ट में भारी मात्रा में धन रखा था, जो एक ऐसे वॉल्ट में बंद था जिसे पूरी तरह अभेद्य माना जाता था। उसका दरवाजा लगभग 6 इंच मोटा था, स्टील से मजबूत किया गया और एक जटिल लॉक सिस्टम से सुरक्षित। ऊपर से इसे खोलना लगभग नामुमकिन था। एल्बर्ट ने बैंक में एक अकाउंट खोला और एक सामान्य ग्राहक बनकर वॉल्ट का निरीक्षण किया। तभी उसने एक बड़ी कमी नोटिस की। यहाँ कोई अलार्म सिस्टम नहीं था, न आवाज पकड़ने वाला सिस्टम, न वाइब्रेशन डिटेक्टर। पूरा भरोसा सिर्फ भारी दरवाजे पर था। लेकिन एल्बर्ट कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। उसने एक लॉकर किराए पर लिया और उसके अंदर एक तेज आवाज वाला अलार्म घड़ी रख दी, जिसे उसने आधी रात के लिए सेट किया। जब बैंक बंद हो चुका था, आधी रात हुई, अलार्म बजता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। न कोई गार्ड आया, न कोई अलार्म बजा, न कोई प्रतिक्रिया हुई। इसका मतलब साफ था, वॉल्ट में कोई साउंड अलार्म सिस्टम नहीं था। अब अल्बर्ट ने सीवर सिस्टम को एक्सप्लोर करना शुरू किया। वह रास्ता ढूंढने लगा जो बैंक तक जाता हो। 6 दिनों तक वह अंधेरी सुरंगों में भटकता रहा, लेकिन हर बार असफल रहा। सीवर सिस्टम एक भूल भुलैया जैसा था। न कोई निशान, न कोई मैप, न कोई दिशा। आखिरकार वह सिटी प्लानिंग ऑफिस पहुंचा और 500 फ्रैंक देकर एक कर्मचारी को रिश्वत दी, जिससे उसे मिला पूरा सीवर नेटवर्क का नक्शा। उस नक्शे में एक रास्ता था जो सीधे बैंक के नीचे तक जाता था, सिर्फ 8 मीटर की दूरी पर। अगर वह 8 मीटर मिट्टी और कंक्रीट खोद ले तो सीधे वॉल्ट के नीचे पहुंच सकता था। लेकिन यह काम अकेले संभव नहीं था। उसे एक टीम चाहिए थी, अनुभवी अपराधियों की टीम। उसने मार्से शहर से अपराधियों को बुलाया, कुल 20 लोग जो जानते थे कैसे जमीन के नीचे काम करना है और कैसे राज छुपाना है। प्लान सुनने में आसान था, लेकिन करना बेहद मुश्किल। उन्हें सीवर के रास्ते अंदर जाना था और वहां से बैंक तक एक नई सुरंग बनानी थी। यह काम बेहद कठिन था। मिट्टी खोदना, पत्थर तोड़ना, कंक्रीट काटना, गंदे पानी में काम करना, अंधेरे में, कम ऑक्सीजन में। लेकिन अगर वे सफल हो जाते तो उनके सामने होता करोड़ों का खजाना। 1976 के मई में काम शुरू हुआ। नीस का सीवर सिस्टम 19वीं सदी में बना था। संकरी सुरंगें, नीची छत, लगातार बहता पानी और भयानक बदबू, गंदगी, इंडस्ट्रियल कचरा और सड़ते हुए पदार्थ। ज्यादातर लोग कुछ सेकंड भी वहां नहीं टिक सकते थे, लेकिन अल्बर्ट की टीम घंटों तक वहां काम करती थी। उन्होंने सैकड़ों मीटर लंबी केबल बिछाई रोशनी के लिए और सुरंग में बल्ब लगा दिए ताकि अंधेरे में रास्ता बनाया जा सके। उन्होंने वेंटिलेशन सिस्टम भी लगाया ताकि ताजी हवा अंदर आ सके, वरना सभी का दम घुट सकता था। उन्होंने पोर्टेबल जनरेटर से चलने वाली मशीनें इस्तेमाल की जो जमीन के अंदर तेज आवाज करती थीं, लेकिन बाहर तक कोई आवाज नहीं पहुंचती थी क्योंकि मिट्टी और पानी उसे रोक लेते थे। जमीन के ऊपर रहने वाले लोगों को कुछ भी सुनाई नहीं देता था। टीम शिफ्ट में काम करती थी। कुछ लोग सुरंग खोदते, कुछ मलबा बाहर निकालते, कुछ पहरा देते और बाकी लोग आराम करते या सामान तैयार करते। एल्बर्ट आराम को लेकर बहुत सख्त था। शराब पीना मना था, कैफीन लेना मना था। हर इंसान को रोज कम से कम 10 घंटे सोना जरूरी था, क्योंकि थकान गलती करवाती है और गलती पकड़े जाने की वजह बनती है। ऊपर शहर अपनी रफ्तार से चल रहा था। गाड़ियां चल रही थीं, लोग आ जा रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके पैरों के नीचे 20 लोग बैंक के वॉल्ट तक सुरंग खोद रहे हैं। वे हर रात सिर्फ लगभग 20 सेंटीमीटर ही खोद पाते थे, कभी उससे भी कम। मई से लेकर जुलाई की शुरुआत तक। आखिरकार वे बैंक के नीचे बने कंक्रीट बेस तक पहुंच गए। एल्बर्ट ने 16 जुलाई वाले वीकेंड को चुना, क्योंकि बैंक शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक बंद रहता था। पूरे 72 घंटे, जो उनके लिए काफी थे। वॉल्ट तोड़ने, लॉकर खाली करने और बिना पकड़े भागने के लिए। टीम अपने साथ खाना और जरूरी सामान लाई, साथ ही पोर्टेबल टॉयलेट और कचरे के डिब्बे भी, क्योंकि उन्हें जमीन के नीचे 72 घंटे बिताने थे। एल्बर्ट ने हर चीज चेक की और यह सुनिश्चित किया कि हर सदस्य को अपनी जिम्मेदारी पता हो। 1976 16 जुलाई शुक्रवार रात 10 बजे टीम सुरंग के प्रवेश पर इकट्ठा हुई। 20 लोग अपने साथ वेल्डिंग टॉर्च, औजार और सामान लेकर एक एक करके सीवर में उतरे। उन्होंने पहले से लगाए गए लाइट सिस्टम को चालू किया और परिचित रास्तों से आगे बढ़े। रात 10:30 बजे वे साइड सुरंग तक पहुंच गए। टॉर्च की रोशनी में खुरदरी दीवारें और सपोर्ट बीम दिखाई दे रही थीं। यह रास्ता इतना संकरा था कि एक समय में सिर्फ एक ही व्यक्ति गुजर सकता था। रात 11 बजे वे वॉल्ट के नीचे बने कंक्रीट लेयर तक पहुंच गए। अब उनके और करोड़ों के खजाने के बीच बस एक आखिरी दीवार थी।
एल्बर्ट ने संकेत दिया और सभी ने आखिरी परत काटना शुरू कर दिया। समय धीरे धीरे बीतता गया। सुबह 3 बजे तक उन्होंने इतना बड़ा छेद बना लिया कि एक इंसान अंदर जा सके। सबसे पहले एल्बर्ट अंदर गया। वह सीधा खड़ा हुआ और चारों तरफ नजर दौड़ाई। हल्की इमरजेंसी लाइट में पूरा वॉल्ट दिखाई दे रहा था। दीवारों पर, फर्श से छत तक सैकड़ों लॉकर लगे हुए थे, सब बंद। एल्बर्ट ने सबसे पहला काम किया, अंदर से वॉल्ट का दरवाजा लॉक कर दिया। उसने वेल्डिंग टॉर्च से लॉक पिघला दिया। अब बाहर से कोई भी दरवाजा नहीं खोल सकता था, यहां तक कि पुलिस भी नहीं। इससे उन्हें कई घंटे मिल गए। अब टीम ने तेजी से काम शुरू किया। 371 लॉकर एक एक करके खोले जाने लगे। जो मिला सब बैग में भर दिया गया। एल्बर्ट अपने साथ खाने पीने का सामान भी लाया था, फोइग्रा, चीज, ब्रेड और महंगी रेड वाइन। टीम वॉल्ट के अंदर बैठकर खाती, पीती और जश्न मनाती। बीच बीच में काम करती। उन्होंने हवा वाले गद्दे भी बिछा दिए और बारी बारी से सोते रहे। रविवार सुबह तक वे 30 घंटे से ज्यादा समय वॉल्ट में बिता चुके थे और उन्होंने बहुत बड़ी रकम इकट्ठा कर ली थी। तभी अचानक बाहर जोरदार बारिश शुरू हो गई। सीवर तेजी से पानी से भरने लगा। अगर पानी और बढ़ता तो वे वहीं फंस जाते। एल्बर्ट ने तुरंत आदेश दिया, सारा सामान उठाओ और निकलो। टीम ने तेजी से बैग पैक किए और बाहर निकलने की तैयारी की। लेकिन जाने से पहले एल्बर्ट ने कुछ ऐसा किया जिसने उसे हमेशा के लिए मशहूर बना दिया। उसने स्प्रे पेंट उठाया और वॉल्ट की दीवार पर फ्रेंच में लिखा, बिना हथियार, बिना हिंसा, बिना नफरत। इसके बाद सभी लोग वापस सुरंग में घुसे और सीवर के रास्ते बाहर निकल गए। वे अपने साथ 46 मिलियन फ्रैंक लेकर जा चुके थे। यह फ्रांस के इतिहास की सबसे बड़ी बैंक डकैती में से एक थी। सोमवार सुबह बैंक हमेशा की तरह खुला। ग्राहक आने लगे। कुछ लोग अपने लॉकर खोलना चाहते थे। स्टाफ वॉल्ट खोलने गया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उन्होंने कई बार कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कई घंटे बीत गए। आखिरकार उन्होंने टेक्नीशियन को बुलाया। हर तरीका आजमाया गया, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुला। आखिरकार उन्होंने ड्रिल मशीन से दरवाजे के पास की दीवार को तोड़ दिया। एक इतना बड़ा छेद बनाया जिससे अंदर देखा जा सके। जब वे आखिरकार वॉल्ट के अंदर पहुंचे तो वह पूरी तरह खाली था। दीवार पर लिखा था, बिना हथियार, बिना हिंसा, बिना नफरत। 371 लॉकर पूरी तरह लूट लिए गए थे। पुलिस फर्श में बने छेद से नीचे उतरी और सुरंग के रास्ते सीवर तक पहुंच गई। वहां उन्हें मिले औजार, वेंटिलेशन पाइप और बाकी इस्तेमाल किया गया सामान। यह साफ था कि यह कोई आम चोरी नहीं थी, बल्कि एक पूरी तरह प्लान की गई और प्रोफेशनल तरीके से अंजाम दी गई डकैती थी। जांच कई महीनों तक चली, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। न कोई फिंगरप्रिंट, न कोई गवाह, न कोई सुराग। सैकड़ों लोगों से पूछताछ हुई। कुछ संदिग्धों को पकड़ा गया, लेकिन सबूतों की कमी के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। मामला पूरी तरह अटक गया। उसी साल अक्टूबर में मामले में बड़ा मोड़ आया। गैंग के एक सदस्य की गर्लफ्रेंड ने झगड़े के बाद पुलिस को जानकारी दे दी। उसने बदला लेने के लिए नाम और पूरी डिटेल्स बता दी। पुलिस ने एक एक करके गैंग के सदस्यों की पहचान कर ली। गिरफ्तारी शुरू हुई और पूछताछ में सभी ने एक दूसरे का नाम लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे असली मास्टरमाइंड सामने आ गया। उस समय अल्बर्ट जापान में था। एक फोटोग्राफर के रूप में नीस के मेयर के साथ यात्रा कर रहा था। वह एक शांत और छुपी हुई जिंदगी जी रहा था। पुलिस उसके लौटने का इंतजार करने लगी। 27 अक्टूबर को एल्बर्ट नीस वापस आया और एक बार में खाना खाते समय गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उसने सब कुछ नकार दिया, लेकिन पुलिस के पास अब सबूत थे, साथियों के बयान और इस्तेमाल किए गए औजारों के लिंक। आखिरकार एल्बर्ट ने गर्व से इस डकैती को स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि इस पूरी योजना का हर हिस्सा उसी ने बनाया था और पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व भी उसी ने किया। लेकिन उसने किसी और का नाम बताने से इनकार कर दिया। न उसने छिपाए गए पैसे का स्थान बताया और न ही बाकी साथियों की जानकारी दी। 1977 के 10 मार्च को पेरिस की अदालत में सुनवाई चल रही थी। एल्बर्ट अपने वकील के साथ बैठा था। अचानक वह तीसरी मंजिल की खिड़की से कूद गया। नीचे खड़ी एक कार के ऊपर गिरा। टक्कर से कार की छत दब गई, लेकिन अल्बर्ट बिना चोट के बाहर निकल आया। उसी वक्त एक मोटरसाइकिल रुकी। वह पीछे बैठा, जज और वकीलों की तरफ हाथ हिलाया और वहां से भाग निकला। पूरा फरार होने का मामला 1 मिनट से भी कम समय में हुआ। जब तक पुलिस समझ पाती वह जा चुका था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार बाद में उसने कार के मालिक को 5000 फ्रैंक का चेक भेजा। कार के नुकसान की भरपाई के लिए अदालत ने उसकी गैर मौजूदगी में उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन तब तक वह फ्रांस से भाग चुका था। अगले 12 सालों तक वह फरार जिंदगी जीता रहा। कभी इटली, कभी अर्जेंटीना, कभी कभी चोरी छिपे फ्रांस भी आता अपनी माँ और पत्नी से मिलने। अर्जेंटीना में उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई, अपना चेहरा बदल लिया ताकि उसे पहचानना मुश्किल हो जाए। लेकिन एल्बर्ट सिर्फ छुप कर नहीं रहना चाहता था। उसे नाम चाहिए था, पहचान चाहिए थी और अपने काम की तारीफ चाहिए थी। 1978 में उसने एक किताब लिखी जिसका नाम था सीवर ऑफ पैराडाइज, जिसमें उसने पूरी डकैती का वर्णन किया और खुद को मास्टरमाइंड बताया। इसके बाद उसने 2 और किताबें लिखी। हर किताब में वह अपनी तारीफ करता और पुलिस का मजाक उड़ाता। लोगों को यह सब बहुत पसंद आया। एल्बर्ट एक तरह से जनता का हीरो बन गया और पुलिस की छवि खराब हो गई। लेकिन पुलिस ने जांच बंद नहीं की। 1989 में एल्बर्ट को फेफड़ों का कैंसर हो गया। 8 जून को रिवेरा के एक गुप्त स्थान पर उसकी मौत हो गई। उसकी लाश को गुमनाम तरीके से उसकी मां के घर के बाहर छोड़ दिया गया। न कोई चिट्ठी, न कोई वजह। फ्रांस पुलिस ने 13 साल तक उसका पीछा किया, लेकिन उसे कभी पकड़ नहीं पाई। 46 मिलियन फ्रैंक की चोरी में से 95% पैसा आज तक गायब है। यह केस फ्रांस के इतिहास में
एक लेजेंड बन गया। इसे सदी की सबसे बड़ी डकैती कहा जाता है। इस पर कई किताबें लिखी गईं, 3 फिल्में बनी, एक डॉक्यूमेंट्री बनी और एक कनाडाई टीवी शो का एपिसोड भी बना। एल्बर्ट आज भी फ्रांस की पॉप कल्चर में जिंदा है। इस केस में शामिल 20 लोगों में से सिर्फ 6 ही पकड़े गए, बाकी आज भी आजाद हैं। यहीं खत्म होती है आज की कहानी। मिलते हैं अगली कहानी में।